इस प्लेन को 5 लोगों के दौरान हाईजैक किया जाता है और इस हाईजैकिंग में जो मुसाफिर जिंदा थे उन्हें 7 दिनों तक इन हाईजैकर का मुकाबला करना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी है फ्लाइट IC-814 की, जिसे 7 दिनों तक हाईजैकर अपने कंट्रोल में रखते हैं और ये हाईजैकर इन मुसाफिरों में से एक को मार भी देते हैं और किन को जख्मी भी कर देते हैं। ये बात है 24 दिसंबर 1999 की। इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-814 काठमांडू से उड़ान भरती है दिल्ली जाने के लिए। ये 2 घंटे की फ़्लाइट होने वाली थी और रास्ते में से 5 लोगों के दौरान हाईजैक किया जाता है। ये हाईजैकर प्लेन को आज़ाद करने के लिए $200 मिलियन की रकम और साथ ही साथ अपने आतंकवादी साथियों को जेल से रिहाई की डिमांड करते हैं। ये हाईजैकिंग इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी और आखिरी हाईजैकिंग थी। इस हाईजैकिंग के बाद इंडिया में अभी तक कोई भी हाईजैकिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं इस इंसिडेंट को तफसील से। 24 दिसंबर 1999 ये वो दिन था जब इस फ्लाइट में चढ़ने वाले लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अगले 7 दिन तक इसी प्लेन में बेहाल रहने वाले हैं। फाइनली ATC की परमिशन के बाद जहाज़ ने एयरपोर्ट को अलविदा किया। इस फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस ट्रॉली लेकर पैसेंजर में खाना और ड्रिंक सर्वाइव करती है। पैसेंजर जैसे ही प्लेन में खाना खा रहे थे कि अचानक 4 मास्क पहने लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोगों का खाना छीनना शुरू कर देते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि इस प्लेन को अब हाईजैक कर दिया गया है। इन हाईजैकर्स में से 2 लोग पायलट की केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरण के ऊपर गन रख के उन्हें वेस्ट की दिशा में उड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब यहाँ पर हाईजैकर का प्लान था जहाज़ को लाहौर में लैंड करवाने का और इसी वजह से पायलट प्लेन का रुख लाहौर की तरफ कर देते हैं। अब ये प्लेन जैसे ही लाहौर पहुँचा तो पायलट ने लाहौर ATC से रब्ता किया और कहा हम यहाँ पर लैंड करना चाहते हैं, लेकिन लाहौर ATC ने साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ पर लैंड करने नहीं देंगे। और वहीं पर इंडिया में भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को इस चीज़ की खबर पड़ गई थी। उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा, जिनको प्लेन हाईजैक की खबर मिलती है 5:20 पर। 6:04 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट IC-814 के साथ कांटेक्ट करते हैं और कैप्टन देवी शरण उन्हें बताते हैं कि प्लेन का फ्यूल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और लाहौर ATC उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। पायलट इंडियन ATC को कहते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान के ATC को रिक्वेस्ट करो कि वो हमें यहाँ पर लैंड करने दे, लेकिन इंडियन ATC के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी लाहौर ATC उन्हें लैंड नहीं करने देते। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमें इनकी परमिशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें प्लेन कहीं ना कहीं तो लैंड करना ही पड़ेगा। और पायलट हाईजैकर को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। वो प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए मान जाते हैं और ठीक 7:01 पर जहाज़ अमृतसर में लैंड करता है। अब यहाँ पर हाईजैकर से गलती ये हो जाती है कि भारत का ही प्लेन हाईजैक करके भारत में ही लैंड करवा दिया। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के पास अब काफ़ी चांसेस थे इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि प्लेन भारत में ही था। फिर आखिर कौन सी वो इंडियन गवर्नमेंट गलती कर बैठती है जिसकी वजह से प्लेन 7 दिन तक हाईजैकर के कंट्रोल में ही रहता है? गलती एक नहीं काफ़ी है, जिसको तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 7:01 पर जहाज़ अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इमीडिएटली ATC से रिक्वेस्ट की जाती है प्लेन में रिफ्यूल करने के लिए। और वहाँ पर हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है और इसके अलावा एक लोकल कमेटी बिठाई जाती है जिसका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लान को डिले करने का। ऐसा करने से कमांडो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाएगा कोई ऑपरेशन कंडक्ट करने का। अब यहाँ पर हाईजैकर साफ इनकार कर देती है वहाँ की लोकल पुलिस से कॉन्टेक्ट करने के लिए। वो सिर्फ दिल्ली में बैठे ऑफिशियल के साथ ही रब्ता करना चाहते थे, लेकिन इस कम्युनिकेशन का हाईजैकर के लिए कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा था। कैप्टन देवी शरण फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ प्लेन को रिफ्यूल कर दीजिए। अगर प्लेन को रिफ्यूल नहीं किया गया तो उनको धमकियाँ दी जा रही है कि वो पैसेंजर को मारना शुरू कर देंगे। और 15 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई भी रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है। हाईजैकर गुस्से में आकर एक आदमी पर हमला कर देते हैं, सतनाम सिंह, जिसको चाकू लगने पर काफ़ी चोट पहुंची थी। और यहाँ पर कैप्टन देवी शरण एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए। 45 मिनट गुजर जाने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाते हैं। वो पंजाब पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि फ्यूलिंग के दौरान फ्यूल टैंक में कुछ ऑफिसर भेजकर प्लेन के टायर में हवा निकाल दें। ऐसा करने से प्लेन दोबारा उड़ नहीं पाएगा। लेकिन इस प्लान का इस्तेमाल करने से पहले ATC के पास एक और भी प्लान मौजूद था। वो कहते हैं कि क्यों ना प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंक खड़ा कर दे इसका रास्ता रोकने के लिए। और इस प्लान पे अमल करने के लिए एक फ्यूल टैंक जहाज़ की तरफ रवाना कर दिया जाता है। अब जैसे ही टैंकर जहाज़ की तरफ रवाना हो रहा था तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए ATC ने ड्राइवर को थोड़ा स्लो चलाने के लिए बोला ताकि हाईजैकर को कोई शक ना हो। लेकिन ड्राइवर ने एकदम से टैंकर को रोक दिया। अब ये सारा माजरा ATC पायलट और हाईजैकर देख रहे थे।
हाईजैकर सोचते हैं कि अभी तो ये टैंक बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक क्या हुआ कि ये एकदम से रुक गया। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाईजैकर गुस्से में आकर पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए कहते हैं बिना फ्यूलिंग के। कैप्टन को प्रेशराइज किया जाता है प्लेन उड़ाने के लिए। प्रेशर में आकर कैप्टन फिर से प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रेडी कर देते हैं। रनवे पर स्पीड करते वक्त वो थोड़ा सा ही बच जाता है टैंकर से टकराते टकराते। अगर थोड़ी सी भी टक्कर लग जाती तो टैंकर के ब्लास्ट होने के चांस थे, क्योंकि टैंकर फुली फ्यूल्ड था। आखिरकार 7:49 पर जहाज फिर से उड़ान भर लेता है। एनएसजी का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। एनएसजी के कमांडो को कोई मौका ही नहीं मिलता है एक्शन लेने का। अब बिना किसी फ्यूलिंग के जहाज उड़ान भर चुका था और कैप्टन एटीसी को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, हम सब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर 50 किलोमीटर की दूरी पर था और ये फ्लाइट फिर से पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरती है। एक बार फिर से पाकिस्तान एटीसी मना कर देते हैं प्लेन को लैंड करने के लिए। एटीसी को मालूम था कि हाईजैकर जरूर पायलट पर दबाव डालेंगे लैंडिंग करने के लिए, इसीलिए एटीसी ने एयरपोर्ट्स की लाइट भी ऑफ कर दी थी। लेकिन कैप्टन शरण के ऊपर इतना प्रेशर था कि वो कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें रनवे दिखाई दे या ना दे, हम प्लेन को लैंड करवा कर ही रहेंगे। और फ्लाइट जैसे ही नीचे जा रही थी तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक हाईवे पर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। वो एटीसी से फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अगर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करवाया गया तो हम हाईवे पर ही प्लेन को लैंड करवा कर रहेंगे। अब अगर प्लेन हाईवे पर लैंड करता तो प्लेन तो क्रैश होता ही, उसके साथ साथ हाईवे पर भी कई लोगों की मौत होने के चांस थे। फाइनली 8:07 पर एटीसी की परमिशन से प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एटीसी से कांटेक्ट करके कहा जाता है कि प्लीज़ प्लेन को दोबारा उड़ने मत देना, और प्लेन को दोबारा टेक ऑफ होने से रोकने के लिए फिर से लाइट स्विच ऑफ कर दी जाती है और प्लेन को चारों तरफ से कमांडोज ने घेर लिया था। पाकिस्तान के दौरान हाईजैकर से निगोशिएट करने की भी कोशिश की जाती है। वो कहते हैं औरतों और बच्चों को रिलीज कर दो, लेकिन ये निगोशिएट भी फेल हो जाती है। अब हाईजैकर काफ़ी गुस्सा हो रहे थे कि अभी तक उनकी डिमांड्स पर कोई भी अमल नहीं हुआ था और इसीलिए हाईजैकर गुस्सा में आकर एक पैसेंजर पर हमला कर देते हैं। ये हमला होता है रूबेन कटियाल के ऊपर, जो गुड़गांव के रहने वाले थे, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे और बाद में रूबेन का देहांत भी हो जाता है। थोड़ी ही देर में प्लेन फिर से उड़ान भर लेता है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एयरपोर्ट्स की लाइट भी ऑफ थी और प्लेन को चारों तरफ से कमांडोज ने घेर लिया था, फिर कैसे हाईजैकर प्लेन को फिर से उड़ान भरने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने हाईजैकर की हेल्प की हो। बहरहाल प्लेन को अब ओमान की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन यहाँ भी कोई परमिशन नहीं दी जाती है लैंडिंग के लिए। अगली लैंडिंग होती है दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर। यहाँ पर बड़ी निगोशिएट के बाद प्लेन में 26 पैसेंजर को रिहा कर दिया जाता है। इंडिया से ही एक जहाज़ बुलाया जाता है इन मुसाफिर के लिए और वो वापस उन्हें इंडिया लेकर जाते हैं। ये पैसेंजर जो दुबई से लौट कर आए थे, इनकी मदद से पता चलता है कि सारे जो हाईजैकर थे वो पाकिस्तान के ही थे, जिनके नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर शोएब, सनी अहमद गाजी, ज़हूर मिस्त्री और शकीर। अब यहाँ पर प्लेन में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। प्लेन में खाना ख़त्म हो गया था और टॉयलेट्स की हालत भी बुरी हो गई थी और फिर से ये प्लेन अल मिनहाद एयरबेस से उड़ान भरता है अफगानिस्तान की तरफ। 26 दिसंबर 1999 की सुबह के 8 बजे ये लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उसके बाद यहाँ के तालिबान अथॉरिटीज़ ऑफर करती है कि वो मीडिएट करेंगे इंडिया और हाईजैकर के बीच में, क्योंकि इस टाइम पर अफगानिस्तान में तालिबान का राज था। अगले 6 दिनों तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रहते हैं। पैसेंजर को कोई अंदाज़ा नहीं है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब इस प्लेन को चारों तरफ से घेर के रखा था तालिबान के लोगों ने, जिनके पास काफ़ी हथियार थे। अब यहाँ पर तालिबान का कहना था कि ये घेराव उन्होंने हाईजैकर के अगेंस्ट कर रखा है कि कोई भी हाईजैकर यहाँ पर रिकलेसली बिहेव ना करे, इसीलिए हमने चारों तरफ से अपने लोग लगा कर रखे हैं। लेकिन इंडिया को शक था कि इंडियन मिलिट्री कुछ कर ना पाए हाईजैकर के अगेंस्ट, इसीलिए उन्होंने अपने लोग लगा कर रखे हैं। यहाँ पर अजीज डोवाल जो स्पेशल टीम का हिस्सा था, जिसे कांधार भेजा जाता है हाईजैकर से निगोशिएट करने के लिए। अजीज डोवाल कहते हैं कि हाईजैकर्स को एक्टिव SI से सपोर्ट मिल रहा था कांधार में। उनका कहना था कि ISI अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो इंडिया ये केस आसानी से सोल्व कर पाता। अब कांधार में वो इंडियन सरकार को अपनी डिमांड बताते हैं। वो कहते हैं कि $200 मिलियन की रकम और 36 साथियों की आज़ादी चाहिए हमें। और वहाँ पर 26 दिसंबर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह एक कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग शोर मचाने शुरू कर देते हैं। ये वही लोग थे जिनके फैमिली मेम्बर्स इस प्लेन में थे। ये जसवंत सिंह को कहते हैं कि जो हाईजैकर की डिमांड है वो पूरी करो। वहाँ पर तालिबान क्लियरली कहते हैं कि वो इंडियन फोर्सेस को कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करने देंगे हाईजैकर के अगेंस्ट। काफ़ी हद तक हाईजैकर की डिमांड को डाउन कर दिया जाता है। 36 कैदियों में से 3 कैदियों की रिहाई दी जाती है।
हाईजैकर की डिमांड कम करने का क्रेडिट यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और तालिबान दोनों को ही जाता है। इन कैदियों को दिल्ली ले जाया जाता है और मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ एक फ्लाइट में बिठाकर कंधार भेजा जाता है। दूसरी तरफ हाईजैकर भी पैसेंजर को रिलीज कर देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि हाईजैकर को पकड़ लिया जाएगा तालिबान के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने अपने मेंबर के साथ मिलकर जो टेररिस्ट थे उन्हें गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ रवाना होते हैं और 31 दिसंबर को सारे पैसेंजर वापस घर लौट कर आते हैं और बाकी जो प्लेन हाईजैक हुआ था उसे साल 2001 में रिटायर कर दिया जाता है।